नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले एक टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके कुछ पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे कि ये जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कल ही जो है इसको मंजूरी मिली है कैबिनेट की और आने वाले सत्र में इसको संसद में पेश किया जाएगा। तब उसके बाद ही जो है ये कानून का रूप लेगा। आइए देख लेते हैं। एक देश एक चुनाव का जो विचार है ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी जब पहली बार देश में चुनाव हुआ था तो इसी के आधार पर चुनाव होते रहे हैं 1951 से लेकर के 1967 तक। उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। फिर 1999 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट 170वीं जो रिपोर्ट थी उसमें सिफारिश की थी कि 5 साल में लोकसभा और सभी विधानसभाओं का चुनाव जो है वो एक साथ करा लेना चाहिए ताकि देश में जो है विकास भी होता रहे। 2015 में संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार 79 जो रिपोर्ट थी उसमें सरकार को ये सुझाव दिया कि चुनाव जो है दो चरणों में चुनाव कराने का अपना तरीका जो था वो पेश किया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ। उस समिति में जो राजनीतिक दल थे उनको शामिल किया गया, न्यायाधीशों को शामिल किया गया था और संवैधानिक जो विशेषज्ञ थे उन सभी को शामिल किया गया और एक व्यापक रूप में परामर्श और विचार उस पर किया गया। उसके बाद ही जो रिपोर्ट आई उसको 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा गया है। तो रामनाथ कोविंद समिति के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इस समिति का जो गठन हुआ था 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ये जो रिपोर्ट है 191 दिनों की ये रिपोर्ट थी जिसमें कई विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के लोगों ने इस पर चर्चा की थी। उसके बाद ही ये राष्ट्रपति जी को सौंपी गई है। इसमें 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसमें ये सुझाव दिया गया है कि सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल 2029 तक बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो दोनों का एक साथ कराने का सुझाव इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं कि इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो चुनाव पर होने वाले करोड़ों का जो खर्च होता है उसमें कमी आएगी, क्योंकि जब चुनाव होता है तो उसमें कई जगह कई तरह के जो होते हैं वो खर्च होते हैं, व्यवस्था पे भी होता है और उसको मैनेजमेंट करने में आचार संहिता वगैरह, तो बहुत सारे जो होते हैं खर्चे होते हैं उनमें कुछ जो है कमी आएगी। बार बार चुनाव कराने की जटिलता से जो है मुक्ति मिलेगी। प्रशासन चुनाव की जगह विकास पे ध्यान दे सकेगा। बार बार आचार संहिता का असर उस पर पड़ता है। काले धन पे लगाम लगेगी। कितने दलों ने इसमें समर्थन दिया है ये देख लेते हैं दोस्तों। जो 32 राजनीतिक दलों का इस कमेटी को जो है समर्थन प्राप्त है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली जो समिति है उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर जो 62 पार्टियों से संपर्क किया था, जिसमें से 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इनका समर्थन किया है इस रिपोर्ट का, और 15 जो दल हैं वो ना तो उन्होंने जो है कोई विरोध किया है और ना ही उन्होंने जो कोई प्रतिक्रिया दी है, तो वो न्यूट्रल हैं। देश भर में 2 चरणों में चुनाव कराने का इसमें सुझाव दिया गया है, जिसमें पहला चरण जो है वो उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और जो दूसरा चरण होगा उसमें स्थानीय जो निकाय के चुनाव होते हैं उनको कराने का इसमें सुझाव दिया गया है। वो भी 100 दिनों के अंदर ही कराना होगा। चुनाव 5 साल में एक ही बार होगा, 5 साल में एक बार होगा, लेकिन ये जो है 100 दिन का अंतर दिया गया, इसमें कराना रहेगा स्थानीय निकायों का जो चुनाव है। अब जब एक साथ चुनाव जब कराएंगे तो उसमें कई सारी सुरक्षा सिक्योरिटी लगानी भी पड़ेगी, प्रशासनिक अफसरों की भी ज़रूरत पड़ेगी और कर्मचारी व्यवस्थाएं, इन सभी के लिए जो है इसमें एडवांस प्लानिंग करने की सिफारिश की गई है। अब इससे देख लेते हैं कानून, जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कानून बनेगा। तो सबसे पहले कानून बनाने के लिए संसद में बिल पास कराना होगा। उसके लिए संसद के विशेष बहुमत यानी संसद जो सदन की कुल सदस्यता का 50%
से ज़्यादा सदन में जो मौजूद हैं उनमें वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत संसद में पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी ज़रूरी होगा। 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना ज़रूरी है। इसका मतलब है जब ये बिल संसद से पास हो जाएगा उसके बाद 28 विधानसभा हैं, जिसमें से 15 विधानसभाओं से इसको पास कराना ज़रूरी रहेगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित समिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद समिति है, जो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है, जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला केंद्र खोला गया है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला केंद्र खोला गया है, जिसका उद्देश्य जो है वो है शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, एजुकेशन, इंडस्ट्री आदि के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? तो अभी ये सितंबर में आया है। इसने यूरोप को जो है प्रभावित किया है। यूरोप में प्रभावित होने वाले देश कौन कौन से हैं? रोमानिया है, चेक गणराज्य है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी, यूरोपीय देशों आदि देशों को प्रभावित किया है। तूफान के कारण रोमानिया में काफ़ी बाढ़ आ गई है, जिसके बाद रोमानिया के कई स्थानों पर 16 अक्टूबर तक इमरजेंसी भी लगाई गई है। इससे पहले बेवेनिका तूफान आया था, जिसने चीन को प्रभावित किया था। चीन के कई सारे क्षेत्र को जो है इसने प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 जो है ये अभी नई दिल्ली में इसका आयोजन 19 सितंबर से किया जाना है। इसका आयोजन जो है 19 सितंबर से नई दिल्ली में किया जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का जो आयोजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जापान जो है वो पार्टनर कंट्री के रूप में और वियतनाम एंड ईरान फोकस कंट्री के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। जिसका उद्देश्य क्या है? फूड एरिया जो होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड फूड इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो 2017 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बायो राइट स्कीम को मंजूरी दी है कैबिनेट ने, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस और जो सिस्टम है उसका उपयोग करके नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ का विकास किया जाएगा, जिसका उपयोग मेडिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में होता है। सितंबर 2024 में कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बायोराइड योजना को मंजूरी दी है। ये जो योजना है ये बायोटेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, इस प्लान के लिए जो ड्यूरेशन निर्धारित की गई है वो 2021-22 से 2025-26 तक है, जिसमें टोटल जो बजट का प्रावधान किया गया है वो 9,197 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितना बजट तैयार किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 79,156 करोड़ का जो बजट है इसके लिए तैयार किया गया है। ये जो योजना है इसमें आदिवासी समुदाय और उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार में लाना है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना को इसमें मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने हाल ही में इस योजना के तहत जो टोटल खर्च आएगा 79,156 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस प्लान के अंतर्गत आदिवासी बहुल गांव और जो आकांक्षी जिलों के आदिवासी गांव हैं उनको शामिल किया गया है।
इस योजना के तहत 63,000 से अधिक गाँवों को कवर किया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ से अधिक जो आदिवासी लोग हैं उनको लाभ मिल सकेगा। इसमें 17 मिनिस्ट्रीज़ को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत जो निम्न जितने जो टारगेट हैं जो पूरा करना है, टारगेट 1 में सक्षम अवसंरचना का विकास करना है, टारगेट 2 आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, टारगेट 3 में अच्छी विकास तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित कराना है, टारगेट 4 है स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के द्वारा शुक्र मिशन कब तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसको हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, 2028 तक के लिए इसको जो है निर्धारित किया गया है। कैबिनेट ने इसरो के जो शुक्र मिशन है उसको मंजूरी प्रदान की है। ये 2028 तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1,236 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इसके अलावा जो है कई सारे और मिशन है जिनको मंजूरी केंद्र ने दी है। चंद्रयान 4 है, ये मानव युक्त चंद्रमा मिशन होगा, जिसके लिए 2,104 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उसको प्रदान किए गए हैं। और अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान का विकास यह न्यू लॉन्च व्हीकल है जो 30 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। इसके लिए जो है 8,239 करोड़ प्रदान किया जाएगा। गगनयान अनुवर्ती मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1, यह गगनयान मिशन का जो है अपडेट वर्जन है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए जो है वो प्रदान किए जाएंगे और यह मिशन दिसंबर 2029 तक लॉन्च करने का लक्ष्य भी जो है रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानू भाकर को रखा गया है, नियुक्त किया गया है। मानू भाकर जो हैं ये हरियाणा स्टेट से संबंधित हैं। पेरिस ओलंपिक में अभी इन्होंने 2 पदक जीते थे, जो एक 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम शूटिंग में इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, दूसरा 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अभी जीता है।